हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। हम कर रहे थे हमारे ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बिग गैप मेथड के ऊपर डिस्कस। ठीक है, और बिग गैप मेथड के अंदर मैंने आपको सिर्फ बेसिक सी चीज़ बताई थी कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि अगर ग्रेटर देन के साइन पड़े हों उनके सब्जेक्ट्स के अंदर, कि अगर ग्रेटर देन के सब्जेक्ट पड़े हों तो आपको क्या करना है, बिग गैप मेथड यूज़ करना है। फिर बिग गैप मेथड यूज़ करने के बाद हमें ये चेक करना है कि हमारा जेड जो है मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो मैंने बोला कि बिग गैप मेथड आप वैसे तो मैक्सिमम से भी हो सकता है, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो कि उसको मिनिमम से करो। तो इसका मतलब अगर जेड मिनिमम में दे रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उस क्वेश्चन मैक्सिमम को आप किसमें चेंज करो, मिनिमम में माइनस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और फिर बात आती है कि बिग गैप मेथड से ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, बट बिग गैप मेथड के अंदर ये एक और पैटर्न था, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि हो सकता है उसके अंदर ग्रेटर देन के साइन के साथ इक्वल का साइन भी पड़ा हुआ। तो इक्वल के लिए मैं आपको ये भी लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुकी थी कि अगर सिर्फ इक्वल का साइन है तो उसके अंदर सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होता है, सिर्फ ना कोई स्लेक ना कोई सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, और जब ग्रेटर देन का साइन होता है तो सरप्लस वेरिएबल विद आर्टिफिशियल ऐड होता है, और जब लेस देन इक्वल का साइन होता है तो एक स्लेक वेरिएबल ऐड होता है। तो आज मैं जो क्वेश्चन लेने वाली हूँ बिग गैप मेथड के ऊपर, उसमें तीनों साइन होंगे, स्लेक वेरिएबल वाला भी होगा, लेस देन भी होगा, ग्रेटर देन साइन भी होगा और इक्वल का साइन भी। जब तीनों साइन आ जाए तो उस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, मिनिमम प्रॉब्लम दे रखी है हमें। प्रॉब्लम है मिनिमम ऑफ z इक्वल्स टू 5x1 2x2। ठीक है, और इसके सब्जेक्ट हमें गिवन है 3x1 प्लस x2 इक्वल है 4, और दूसरा सब्जेक्ट दे रखा है 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन में बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं जिसमें स्लेक सरप्लस एंड आर्टिफिशियल तीनों के तीनों वेरिएबल्स के अंदर जुड़े जाते हैं। ठीक है, और एंड x1 एंड x2 इज ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। बाकी लेस देन का आपको पता है स्लेक वेरिएबल होता है, ग्रेटर देन आपको पता है इसके अंदर सरप्लस विद आर्टिफिशियल होता है, और जब सिर्फ इक्वल का साइन आता है तो उसके अंदर सिर्फ आर्टिफिशियल ऐड होता है। अब बाई चांस कई क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पर तीनों इक्वल के साइन होंगे, तो तीनों में सिर्फ आर्टिफिशियल ऐड कर देना होता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी ग्रेटर देन का साइन और ग्रेटर देन और इक्वल्स का साइन आ जाए तो आपको बिग गैप मेथड में ही जाना है। अब इसमें ये मत देखिएगा कि लेस देन का साइन है तो हम जो मैक्सिमम वाले क्वेश्चन स्टार्ट में करे थे सिंपलेक्स मेथड सिंपल वाला था उससे उसमें कर लेंगे, नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर हम ग्रेटर देन के लिए हमें एम ऐड करना पड़ेगा जो कि बिग गैप मेथड के लिए होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें चाहे स्लेक भी है चाहे एक स्लेक है, बाकी दोनों के दोनों अगर ग्रेटर देन इक्वल का साइन है तो आप इसमें बिग गैप मेथड यूज करोगे। अब एक चीज तो क्लियर है कि बिग गैप मेथड यूज करेंगे। दूसरा, बिग गैप मेथड के अंदर जो z है वो मिनिमम के अंदर होना चाहिए, तो बिल्कुल मिनिमम में है। अगर नहीं होता तो इसको अपने मैक्स मिनिमम में चेंज करते, -5x1 और -2x2 करते, फिर इसको सॉल्व करते। बट ये ऑलरेडी मिनिमम में है तो हम इसका डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। मिनिमम ऑफ z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 2x2। ठीक है, और इसके सब्जेक्ट देखिए 3x1 प्लस x2। अब इक्वल में 4 है तो मैंने बोला जब इक्वल का साइन हो तो सिर्फ आर्टिफिशियल यानी प्लस का a1 कर दो, यानी एक आर्टिफिशियल ऐड कर दो और इक्वल के अंदर 4 हो जाएगा। सेकंड 2x1 प्लस x2। अब देखो इसमें ग्रेटर देन का साइन है तो सरप्लस विद आर्टिफिशियल जुड़ेगा, सरप्लस तो माइनस का, इसका मतलब माइनस का x3 और एक आर्टिफिशियल प्लस a2 और इक्वल में 3। तीसरा x1 प्लस 2x2। अब इसमें लेस देन का साइन है, इसका मतलब स्लेक वेरिएबल ऐड होगा और स्लेक वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x3 तो सरप्लस है और x4 ले लो कोई स्लेक वेरिएबल, वो इक्वल में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहां पर जो x1 x2 x3 x4 a1 एंड a2 ऑल आर ग्रेटर देन 0, और इसमें जो a1 a2 है आपको पता है ये तो क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है। और जो हमारे पास x3 है एक, वो क्या है, सरप्लस वेरिएबल है। ठीक है, और जो x4 है ये, वो क्या है, एक स्लेक वेरिएबल है। लिखने की जरूरत नहीं होती पर फिर भी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि इनमें कौन कौन क्या है।
ये हो गए, ये x4 लिखा हुआ है, x4 क्या है, स्लेक वेरिएबल है, ये खत्म। अब आते हैं इसकी टेबल पे, हम इससे क्या करेंगे टेबल, एक चीज और मैं इसमें बताना भूल गई, z ऐड करना, कि z के अंदर और क्या क्या। अब देखो z के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लेक और सरप्लस वेरिएबल को डाल देते हैं विद जीरो कोएफिशिएंट, तो प्लस 0x3 प्लस 0x4, फिर हम इनके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को डाल देते हैं a1 एंड a2 को, और विद m कोएफिशिएंट, तो विद m a1 प्लस m a2। क्लियर? मैंने बोला था कि जब मिनिमम हो ना प्रॉब्लम, तो m a1 एंड a2 प्लस के m सॉरी a1 and 2 प्लस के m कोएफिशिएंट से ऐड होते हैं, और जब यहाँ पे बाई चांस इसको मैक्सिमम से कर रहे हैं बिग गैप मेथड, ठीक है, मैक्सिमम से कर रहे हैं तो वहाँ में माइनस में हो जाते हैं, इसलिए मैं माइनस का पंगा खत्म करने के लिए मैक्सिमम को मिनिमम में चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसकी टेबल बनाते हैं, ठीक है, ये बनेगी हमारी टेबल नंबर फर्स्ट, टेबल नंबर फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो वो हमेशा सारे मेथड में सेम ही रहने, बी सी बी एक्स बी x1 x2 x3 x4 a1 एंड a2, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं हम सीजे, सीजे आपको पता है ये z के कोएफिशिएंट होते हैं 5 2 0 0, ये m और ये m, ठीक है। हमें b में क्या लिखते हैं, मैंने बोला था कि फर्स्ट वाले के अंदर क्या सिर्फ आर्टिफिशियल है, तो हम यहाँ पे आर्टिफिशियल, और मैंने बोला कि अब दूसरे के अंदर सरप्लस और आर्टिफिशियल है, तो मैंने आपको बताया था कि सरप्लस और आर्टिफिशियल में से प्रेफरेंस किसको देते हैं, आर्टिफिशियल को, तो यहाँ भी क्या आएगा आर्टिफिशियल, और यहाँ तो है ही स्लेक, तो स्लेक आएगा, कौन है x, ठीक है। तो इस तरीके से आपको b के अंदर एलिमेंट डालने हैं। अब बात आती है इनके कोएफिशिएंट ऑफ b, कोएफिशिएंट ऑफ b a1 का क्या है, a1 का कोएफिशिएंट m है, a2 का भी m है, x4 का 0 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 0। फिर बात आती है xb की, xb होते हैं ये 4 3 एंड 3, और यहाँ पर ये वाले कोएफिशिएंट लिखे जाते हैं 3 1 0 0 1 0, फिर यहाँ पर 2 1 -1 0 0 और 1, यहाँ पर 1 2 0 1, दोनों 0 है, a1 एंड a2 है ही नहीं, तो ये है, ठीक है। अब यहाँ से हमने टेबल बना ली उनसे, अब उनका कोई काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ टेबल के अंदर है, ठीक है, इसके अंदर है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें z निकालना होता है, z निकालना होता है, तो z कैसे निकलता है, इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर, तो पहले पर m का 3 से करेंगे तो 3m प्लस 2m प्लस 0, 3m प्लस 2m 5m हो जाएगा, यहाँ पे m प्लस m और ये 0, यानी m प्लस m 2m हो जाएगा, ये 0 ये माइनस का m, ये 0 ये 0 ये भी 0, ये m ये भी m, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, सीजे माइनस z निकालते थे, उनमें से इनको माइनस करना, तो 5 माइनस 5m कर देंगे, 2 माइनस 2m कर देंगे, 0 माइनस m प्लस का m हो जाएगा, ये 0 ये 0 और ये भी 0। अब देखो हमारे पास जो प्रॉब्लम थी वो मिनिमम की थी, और मिनिमम की कंडीशन क्या कहती है कि सीजे माइनस z की सारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए, तभी वो सोल्यूशन ऑप्टिमम होता है। देखिए क्या m की किसी वैल्यू के लिए ये ऑप्टिमम सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखो इसमें m की वैल्यू 2 पुट करो, क्योंकि 1 सब शायद 0 0 हो रहा है सारा कुछ, ठीक है, 2 पुट करेंगे तो ये 10 माइनस का 5 आ रहा है, जो कि ऑप्टिमम नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे 2 पुट करते हैं माइनस का 2 आता है, तो ये भी ऑप्टिमम नहीं है। अब ऑप्टिमम नहीं है इसका मतलब हमने क्या करते थे, जब सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे सीजे माइनस z की सारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, कुछ नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं होता तो अपने क्या करते थे कि मिनिमम की प्रॉब्लम होती थी तो मोस्ट मिनिमम को एंटर करवाते थे, मिनिमम की प्रॉब्लम है तो मोस्ट मिनिमम को एंटर करवाते थे। अब मोस्ट मिनिमम कौन है, माइनस का 5 ही है ये वाला, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, एंटर करवा देंगे, क्योंकि 2 पुट करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, माइनस का 2 आएगा और ये प्लस का 2 आएगा, ये तो सेटिस्फाई है, बस इन दोनों प्रॉब्लम थी और इन दोनों में मोस्ट मिनिमम ये है, तो इसको हम एंटर करवा देंगे। तो एंटर कौन कर गया, x1, तो इसके लिए नया कॉलम क्या बनेगा, मिनिमम ऑफ xb अपॉन में x1, ठीक है, xb है 4, तो 4/3, ये कितना आ जाएगा 1.3 कुछ, ठीक है, और ये आ जाएगा 3/2, ये भी आ जाएगा 1.5, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 1
3/1 तो ये 3 आएगा। इसका मतलब क्या है देखिए, मिनिमम तीनों में, तो मिनिमम हमारा 1.3 है, तो ये तो निकल जाएगा बाहर। तो कौन निकला? A1 बाहर, और ये एंटर करा, और इन दोनों में कौन है? कॉमन 3 है, तो ये हमारा की एलिमेंट है। तो एंट्रिंग वेक्टर कौन है? एंट्रिंग वेक्टर है हमारा x1, डिपार्टिंग जो बाहर निकला है वो है A1, और की एलिमेंट है 3। ठीक है, यहाँ तक अब टेबल फर्स्ट का काम खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेबल पे। क्यों चलते हैं? क्योंकि फर्स्ट टेबल से हमारे पास सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं मिला। ठीक है, फिर चलते हैं सेकंड टेबल पे। सेकंड टेबल में भी सेम काम करना है, बी सी बी एक्स बी। अब इसमें एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल डिपार्ट होता है तो उस आर्टिफिशियल वेरिएबल के नीचे हम क्रॉस कर देते हैं, तो वही करेंगे x1, या उसको हटा ही देते हैं, क्रॉस से बेटर है। A1 को हटाना है तो A1 को भी, A वाली रो बीच में से गायब कर दो, सिर्फ A2 लिखो। ठीक है, क्योंकि A1 डिपार्ट हुआ है तो ये जो कॉलम है A1 वाला, ये पूरा ही उसके नीचे क्रॉस लगा देते हैं। अब क्रॉस लगाने से बेटर है उसको वहां से हटा दो, तो डायरेक्ट A2 लिख दो। ठीक है, सी से हमेशा सेम रहता है एंड तक, 0 0 और A2 का एंड है। अब देखो A1 बाहर निकला और उसकी A1 की जगह एंटर कौन करा है? x1, तो यहाँ आ जाएगा x1, यहाँ A2 और यहाँ x4 चल ही रहा है। ठीक है, x1 को कोएफिशिएंट लिखेंगे 5, A2 का m है और x4 का 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। फिर बात आती है xb की। xb के लिए मैंने आपको काम बताया था कि जो हम सबसे पहले हमें की एलिमेंट वाली रो देखनी होती है, की एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करनी होती है। अब यहाँ 3 को 1 बनाने के लिए पूरी रो को हम क्या कर देंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एलिमेंट ये 1 बन जाएगा, बाकी से हमें मतलब नहीं कुछ भी बनता है। तो ये तो 4/3 बनेगा, ये 1, ये 1/3, ये 0, ये भी 0, A1 तो है ही नहीं, तो A2 करना तो ये भी 0। ठीक है, फिर हमारा काम है की एलिमेंट के जस्ट नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना। तो ये देखिए हम कैसे करते हैं। इधर बना रही हूं मैं, किसको बनाना है? 2 को 0 बनाना है, तो इस पूरी रो को लिखेंगे हम, तो 2 1 3 2 1 -1 0, और ये वाला 0 तो लिखना नहीं है, A1 का है, डायरेक्ट 1 लिखेंगे। ठीक है, और किसकी हेल्प से बनाना है? जो नीचे 1 बन चुका है, यानी 4/3 1 1/3 0 0 एंड 0। किसको बनाना है? इस 2 को बनाना है, तो इस पूरी नीचे वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो कितना बनेगा हमारे पास? 3 - 8/3, तो ये हो जाएगा 1/3, ये 0, ये 1 - 2/3 कितना हो जाएगा? 1/3, ये माइनस का 1, ये 0 और ये 1। अब इसको लिख दिया यहाँ 1/3 -1 0 और 1, ये। ठीक है, अब बात आती है इसकी, हमें इस 1 को 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इसको बनाना है तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, इसको एक सेकेंड रिमूव करना है यहाँ से। इसको बनाना है तो यहाँ लिखेंगे 3 1 2 0 1, ये 0 लिखना नहीं है, A1 का है तो ये लास्ट 0 लिखेंगे। बनाना किसको? इस 1 को बनाना है, तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तो 1 - 1 0 बन जाएगा। तो पहले 3 - 4/3 करेंगे, तो 5/3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो 2 - 1/3 करेंगे, तो ये 5/3 आ जाएगा। फिर से ये 0, ये 1 और 0, ये ऐसी चीज लिख दो यहाँ पर, ये 5/3 0, फिर से 5/3, ये 0, ये 1 एंड ये 0, इस तरीके से बन गई। ठीक है, अभी टेबल बन गई। उसके बाद हमारा काम क्या रहता है कि हम बनाएं इसका z। फर्स्ट टेबल का काम खत्म है, हमें सेकंड टेबल के अंदर काम करना है। ठीक है,
फर्स्ट टेबल में काम करने के लिए सबसे पहले हमें z निकालना है। z इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 ये 0 तो ये 5 आ जाएगा सिर्फ। ये 5/3 और ये m/3 और ये 0 तो 5/3 प्लस m/3 कितना हो जाएगा 5 प्लस m/3। ये 0 ये माइनस m, ये 0 और ये भी 0, ये 0 ये m, नीचे वाला 0। ठीक है, फिर हम क्या करते थे c से माइनस z से निकालते थे। तो 5 माइनस 5 ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस m प्लस 5/3 तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस m/3, ये प्लस का m, ये 0 और ये 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि क्या ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो मिनिमम की प्रॉब्लम के लिए सारी की सारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए, 0 से बड़ी या बराबर आनी चाहिए। तो हमारे पास हम देख रहे हैं साफ साफ अगर 2 वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर माइनस का 1/3 बनता है जो कि सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब इसके लिए प्रॉब्लम है अभी भी। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसी को वापस है क्योंकि यही एक मिनिमम है, बाकी सारे तो पॉजिटिव एंड 0 है ही। तो इसी को सिर्फ एंटर करवाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो x2 कर गया एंटर, और जब ये एंटर करा तो यहाँ पे कॉलम बना मिनिमम ऑफ xb अपॉन में जो एंटर करा है यानी x2, ये एंटर करा। अब xb यानी 4/3 अपॉन में 1/3 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 1/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5/3 अपॉन 5/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर जो बनता है वो मिनिमम के अंदर होता है कि जो सबसे मिनिमम होता है उसको एंटर करवाता है। ठीक है, बट जब इस तरीके की कंडीशन आ जाए कि दो वैल्यू सेम आ रही है, देखो 1 एंड 1 और दोनों के दोनों मिनिमम है, अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि दोनों में क्या हो रहा है, कि दोनों किसमें किसको डिपार्ट करें। एंटर तो ये कर गया, डिपार्ट किसको करें। तो फिर हमारे पास क्या होता है कि जब इस तरीके से सिचुएशन आ जाए तो हमारे पास दो रोज ऐसी हैं जिनमें टाई हो रहा है, तो इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, टाई। तो इस तरीके की जो रोज बनती हैं, ठीक है, जिनमें जिनमें जो मिनिमम वैल्यूज है वो सेम आ रही हो, तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, टाई हो जाता है। तो इन तरीके की जो रोज है उनको बोलते हैं टाई रो। अब टाई रो तो हो गया, अब फिर कंफ्यूजन आता है कि हम दोनों में से डिपार्ट किसको करें। तो प्रेफरेंस उसको देनी है जो दोनों में से क्या हो, आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो दोनों में से देखिए आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन है, a2 या x4। तो ऑब्वियस सी बात है a2 हमारा आर्टिफिशियल है, तो हम क्या करेंगे a2 को ही बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लिखता है कि टाई रो अगर बिटवीन टाई किसमें हो रहा हो, बिटवीन आर्टिफिशियल एंड स्लेक हो रहा हो, ठीक है, तब हम प्रेफरेंस किसको देंगे, स्लेक वेरिएबल को। हम तब प्रेफरेंस किसको देंगे, स्लेक वेरिएबल को। अगर टाई किसमें हो रहा हो, बिटवीन स्लेक एंड सरप्लस, ठीक है, तब भी हम किसको देंगे, स्लेक को ही प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तब भी हम स्लेक को ही प्रेफरेंस देंगे। बाकी इतना टाई में होता नहीं है, टाई के लिए सिर्फ यही रूल होता है कि आर्टिफिशियल और स्लेक दोनों में से अगर टाई हो रहा हो तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, आर्टिफिशियल, सॉरी स्लेक नहीं सब आर्टिफिशियल। बाहर निकालने के लिए जो प्रेफरेंस देंगे ना वो आर्टिफिशियल को देंगे। ठीक है, और यहाँ पर सरप्लस। अगर टाई बिटवीन आर्टिफिशियल एंड स्लेक हो रहा हो तो हम आर्टिफिशियल को बाहर निकालते हैं, बस सिंपल सी बात ये याद रखो। और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिनमें टाई होता है, बाकी ये वाला नीचे वाला तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास देखो टाई बिटवीन a2 एंड x4 हो रहा है, x4 स्लेक है और a2 हमारे पास आर्टिफिशियल, तो हम बाहर किसको निकालेंगे, a2 को, क्योंकि a2 हमारा आर्टिफिशियल है, क्योंकि प्रेफरेंस बाहर निकालने के लिए a2 आर्टिफिशियल को देनी है, तो a2 निकल गया बाहर। ठीक है, इसका मतलब इसको हम मिनिमम मानेंगे क्योंकि दोनों में आर्टिफिशियल और ये नीचे वाला स्लेक है, तो दोनों में से हम ये वाला आर्टिफिशियल का है, तो इसलिए इसको मिनिमम मानेंगे। ठीक है, ये हो गया काम खत्म। अब बात आती है कि इसके अंदर एंट्रिंग कौन कर गया, एंट्रिंग करा x2, डिपार्ट हुआ a2,
की एलिमेंट देखिए ये और मिड वाले के अंदर जो कॉमन है वो क्या है हमारा 1/3। तो ये 1/3 हमारा क्या हो जाएगा की एलिमेंट, ठीक है। की एलिमेंट हमारा क्या है 1/3। अब देखिए ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं था तो हम तीसरी टेबल का काम कर चुके हैं, तो तीसरी टेबल बनाएंगे बी सी बी एक्स बी x1 x2 x3 एंड x4। अब देखिए a2 बाहर निकल चुका है तो a2 के नीचे की जो रो है वो कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, तो उसको हम लिख ही नहीं रहे, तो a2 भी गायब, सिर्फ x4 तक काम करना है। ठीक है, और हमारा सी से सेम रहता है हर सिचुएशन में 5 2 0 0। जीरो और जीरो, ठीक है। और बी के लिए यहाँ तो लिखा जाएगा x1, a2 बाहर, एंटर कौन करा x2, तो यहाँ x2 और नीचे x4 जो पड़ा हुआ ऑलरेडी। और कोएफिशिएंट इनके x1 का है 5, x2 का है 2 और x4 का है 0। अब xb का काम करना है, हमें क्या करना है, इस 1/3 को की एलिमेंट जो बीच वाली रो है 1/3 इसको बनाना है 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये 1, ये 0, ये 1, इसको 3 से करना तो ये माइनस का 3 और ये 0। अब देखिए ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स को हमें क्या करना था 0, तो ऊपर वाली रो को हमें क्या करना है 0 बनाना सबसे पहले। तो यहाँ कर रही हूँ मैं वो काम, हमें 0 बनाना है 4/3 1 1/3 0 और 0, ठीक है, विद हेल्प ऑफ दिस, यानी 1 0 1 -3 0 बनाना किसको, ऊपर वाले 1/3 को, इसको बनाना है। तो इसको अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर दें तो बिल्कुल बनता है। 4/3 - 1/3 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये भी 1, ये 0, ठीक है, और ये माइनस का 1 आएगा, वैसे तो माइनस माइनस से प्लस का 1 हो जाएगा और ये 0, तो हमारे पास क्या आएगा 1 1 0 1 0 1 1 0 1 एंड 0। फिर बात आती है कि हमें नीचे वाले को बनाना है। हमें बनाना है इसको, यानी 5/3 0 5/3 0 1, इसको तो लेना ही है, ठीक है। और किसकी हेल्प से बनाना है, इसकी हेल्प से, 1 0 1 -3 एंड 0। 5/3 को बनाना तो हम इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो 5/3 से करेंगे तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, माइनस का 5 प्लस का 5 और ये 1, तो ये जो आएगा ये नीचे लिख देते हैं हम 0 0 0 5 एंड 1। तो ये काम खत्म हो चुका है हमारा टेबल का। ठीक है, अब इसका क्या निकालते हैं हम, z चेक करते हैं क्या अभी भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया नहीं। 5 ये 5 ये 0 ये भी 0, तो ये 5 ये 0 ये 2 ये 5 ये माइनस का 6 माइनस का 1 और ये 0 ये माइनस का 1 ये 0 ये भी 0 और ये भी 0। अब हम करते हैं इसका c से माइनस z से, ये 5 - 5 0 2 - 2 0 ये प्लस का 1 और ये 0। देखिए सारी की सारी वैल्यू 0 और पॉजिटिव वैल्यू सारी की सारी प्लस और 0 यानी इसका मतलब ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, क्योंकि मिनिमम की प्रॉब्लम क्या कहती थी कि c से माइनस z की सारी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, तो बिल्कुल आ गई, इसका मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस ऑल वैल्यू ऑफ c से माइनस z से आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 which is optimum solution, which is optimum solution। ठीक है, अभी ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सो सॉल्यूशन इज
नॉर्मल टेबल से ही हमें वैल्यूज मिलती हैं। x1 की वैल्यू है 1, x2 की भी वैल्यू क्या है 1, x4 की वैल्यू क्या है 0। अब हम इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन था हमारा मिनिमम ऑफ 5x1 मिनिमम ऑफ z 5x1 प्लस 2x2, ये क्वेश्चन था। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। 5x1 कितना है 1 प्लस 2x2 कितना है 1। अब x4 तो है ही नहीं वैसे भी, और वैसे भी 0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो ये 5 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7। तो मैं मिनिमम ऑफ z की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 7, ये आपका आंसर है। ठीक है, मिनिमम z की वैल्यू क्या है 7 है। तो इसी तरीके से हम करते हैं, अगर हमें ग्रेटर देन इक्वल का साइन हो, इक्वल का साइन हो और लेस देन इक्वल का साइन हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इस तरीके से करते हैं। अगर लेस देन के लिए सिर्फ हम इसलिए एक वेरिएबल, बस शुरू का ही थोड़ा काम ध्यान रखना है कि हम मेथड कौन सा यूज करें। तो मैं आपको पहले बता चुकी थी, अगर कहीं पर भी ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन मिलता है तो ये मत देखिए कि उसके अंदर लेस देन का साइन भी है, बस डायरेक्ट उसके अंदर बिग गेम मेथड आप लगा दो। ठीक है, बिग गेम मेथड को मैंने इजी सा बताया कि उसको कोशिश किया करो कि उसको मिनिमम से करो, क्योंकि मैक्सिमम से जब करते हैं तो यहाँ पर जो m आते हैं, z के अंदर m लिखे हुए होते हैं, ma1 एंड ma2, वो क्या आते हैं, वो नेगेटिव में आ जाते हैं, जिससे हमारे पास इन वैल्यूज में नेगेटिव की प्रॉब्लम रहती है कि हम किसको चूज करें। ठीक है, तो कैलकुलेशन में भी गड़बड़ हो सकती है, तो बेटर है कि हम उसको मिनिमम से करें और m को पॉजिटिव रखें। ठीक है, तो बिग गेम मेथड यही है। अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ इक्वल के साइन के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे, और सिर्फ इक्वल का साइन भी दिया हुआ है तब भी आपको बिग गेम मेथड ही यूज़ करना है, और सिर्फ आर्टिफिशियल ऐड करना है, कोई स्लेक नहीं, कोई सरप्लस वेरिएबल उसके अंदर ऐड नहीं करना, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करके उसको सॉल्व कर दीजिए। और आपको हमेशा मिनिमम में ही आंसर निकालना है बिग गेम मेथड का। ठीक है, और बाई चांस अगर मैक्सिमम में पूछा गया है क्वेश्चन, मैक्सिमम में आप उसको मिनिमम में चेंज करके कर रहे हो, तो आपके पास आंसर तो मिनिमम में आएगा, बट हमें निकालना किसमें, मैक्सिमम में है, तो आप क्या कर दोगे, जो भी आंसर आपका आया होगा मिनिमम को, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम में पूछा गया है पर आंसर तो आप मिनिमम में चेंज करके निकाल रहे हो ना, तो मिनिमम में चेंज करके निकाल रहे हो तो जो भी आएगा वो मिनिमम में होगा, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मैक्सिमम में निकालो, तो आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तभी आपका जो आंसर है वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरीके से करते हैं बिग गेम मेथड से क्वेश्चन। नेक्स्ट मेथड हम लेंगे फिजिबल सोल्यूशन, नो फिजिबल सोल्यूशन पे क्वेश्चन। बहुत ईजी सा मेथड है, वो करने के बाद हम एक 2 फेज मेथड करेंगे, जो कि लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ मैं। उसके बाद ये जो सिंप्लेक्स मेथड है उसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।